सो हेलो एवरीवन, सो हाउस द जोश। क्या कर रहे हो यार? मतलब कोई बिस्तर में लेटा हुआ, ऐसे लेटे हुए हो जैसे अभी सो जाओगे। कोई फोन में लगा हुआ है, मतलब फोन में बात कर रहे हो, फोन में व्हाट्सएप यूज कर रहे हो। कोई तो मतलब साथ में खाना पीना लेके बैठ गया, जैसे मूवी का शो चल रहा है और भैया साथ में पॉपकॉर्न खाते जाओ। कोई पीछे अपने पता नहीं किससे बात कर रहा है, दिखाई दे रहा है यार, मुझको सब कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ से बैठे बैठे। तुम क्या कर रहे हो, कौन क्या कर रहा है? तो कॉन्सेंट्रेट हियर, आई नीड 100% फोकस, है ना? 100% फोकस चाहिए बॉस, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में क्लास देख रहे हो तो अलग बात है, बट उसके अलावा नो मोबाइल फोन, है ना? 100% फोकस, नो डिस्ट्रैक्शन। आज अपने को प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर दोनों के दोनों शेड्यूल्स के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी क्लॉज नंबर्स हैं, उन सबको फिंगर टिप्स में याद करना है। करोगे कि नहीं? यस, है ना? और कम से कम आज जो चीज हम शेयर करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, आपको कसम खानी है कि आप जाके 11 लोगों के साथ शेयर करने वाले हो। कितने लोगों के साथ शेयर करने वाले हो? 11 लोगों के साथ शेयर करने वाले हो। चलो ठीक है यार, 11 नहीं तो चलो तुम 3 जन के साथ शेयर कर देना, तुमको इंसेंटिव दे दिया, बट एटलीस्ट 3 जन के साथ शेयर करने वाले हो। फिजिकली जाके नहीं कर सकते, ठीक है यार, फोन करके शेयर कर देना, बट मेक श्योर कि वट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, यू आर गोइंग टू डिस्कस एटलीस्ट विथ 3 ऑफ देम, राइट? एटलीस्ट 3 ऑफ देम। तो अगर किसी को नींद वगैरह आ रही है यार, तो फटाफट मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ एंड जस्ट कम बैक, बिकॉज मैं देख रहा हूँ यार कुछ लोगों को नींद आ रही है, कुछ लोग फोन में अभी लगे पड़े हैं, कुछ बिस्तर में लेटे पड़े हैं, कुछ खा पी रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं। क्या कर रहे हो यार? when you have come to see this video yaar, just come with 100% dedication, come with 100% motivation. Today I have to learn this schedule number, I have to learn this part numbers, I have to learn this clause numbers and my josh should be very very high. छोटा सा वीडियो है और कम टाइम के अंदर हम लोग शेड्यूल नंबर्स, पार्ट नंबर्स याद कर लेंगे। साथ में आपको क्या करना है, होमवर्क पूरा कर लेना है, राइट? जो भी होमवर्क क्लास के बाद दूंगा। चलो यार, कंजूसी नहीं चाहिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना कि आपको इस वीडियो से कितना बेनिफिट हुआ है। इस वीडियो के अलावा और भी वीडियोस हैं जो मैंने शेयर करा है। कंपनी ऑडिट का वीडियो है, दैट आई हैव शेयर्ड विथ यू, जिसके अंदर सारे सेक्शंस के साथ सब सेक्शन नंबर्स याद करवाए हैं मैंने आपसे। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करा है, जहां पे मैंने ऐसे नेम्स एंड नंबर्स आपको याद कराए हैं। तो इफ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियोस, प्लीज सी देम। काफी सारे रिवीजन वीडियोस हैं। स्टैंडर्ड्स का रिवीजन वीडियो है, कारो का रिवीजन वीडियो है, कंपनी ऑडिट का रिवीजन वीडियो है, लॉ के रिवीजन वीडियोस हैं, ऑडियो क्लिप्स है। टेक द एडवांटेज ऑफ ऑल ऑफ दोज यार, फ्री में मिल रहा है, वैल्यू करो, है ना? फ्री में मिलता तो चीजें वैल्यू नहीं करते कभी कभी अपने अपन। फ्री में मिल रहा है, वैल्यू करो। वी हैव टू गेट 60 मार्क्स, वी हैव टू गेट 70 मार्क्स। यहाँ आए हो तो 70 का कम टारगेट नहीं लेना है अपने को, 70 लाना ही लाना है, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट द सेशन क्विकली। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंदर, सीए एक्ट के अंदर कितने शेड्यूल्स हैं? जब भी मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपको क्या करना है, जवाब देना है। ये मत सोचना मैं आपको देख नहीं पा रहा, मैं सबको देख रहा हूं, तो तुमको क्या करना है, मुझे जवाब देना है। कितने शेड्यूल्स है भाई? 2 शेड्यूल है, बिल्कुल सही बात है। कितने शेड्यूल है? 2 शेड्यूल है, ठीक है। एक शेड्यूल 1 है, एक शेड्यूल 2 है। जो बोल रहा हूं दिमाग में ब्रीज करते जाओ। जैसे मैंने आपको बताया है मेमोरी टेक्निक्स, रिकलेक्शन टेक्निक, कि आंखें बंद करना है और अपने को क्या करना है, रिकॉल करना है, विजुअलाइज करना है। आंखें बंद करना है और चीजों को बार बार रिपीट करना है। तो याद रखना, शेड्यूल 1 के अंदर कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। शेड्यूल 1 के अंदर 4 पार्ट्स हैं, शेड्यूल 2 के अंदर 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं बॉस? शेड्यूल 1 के अंदर 4 पार्ट्स हैं, शेड्यूल 2 के अंदर 3 पार्ट्स हैं। शेड्यूल 1 के अंदर 4 पार्ट्स हैं, शेड्यूल 2 के अंदर 3 पार्ट्स हैं। दिमाग में फ्रीज कर लो भैया, फ्रीज कर लो, मतलब कभी जिंदगी में भूल ना पाऊं मैं। शेड्यूल 1 में 4 पार्ट्स हैं, शेड्यूल 2 में 3 पार्ट्स हैं। शेड्यूल 1 में 4 पार्ट्स हैं, शेड्यूल 2 में 3 पार्ट्स हैं। शेड्यूल 1 में 4 पार्ट्स हैं, शेड्यूल 2 में 3 पार्ट्स हैं। शेड्यूल 1 में 4 पार्ट्स हैं, शेड्यूल 2 में 3 पार्ट्स हैं। शेड्यूल 1 में 4 पार्ट है, शेड्यूल 2 में 3 पार्ट है। अरे सर याद हो गया मेरे को, बस करो। नहीं, मैं रिपीट करूंगा, मैं बार बार रिपीट करूंगा। मेरे दिमाग में फ्रीज हो जाना चाहिए, मेरे अंदर की मेमोरी तक फ्रीज हो जाना चाहिए। शेड्यूल 1 के अंदर 4 पार्ट्स हैं, शेड्यूल 2 के अंदर 3 पार्ट्स हैं। शेड्यूल 1 में 4 पार्ट्स हैं, शेड्यूल 2 में 3 पार्ट्स हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, याद हो गया सर। अब देखना, याद रखना, जब भी आईसीआई की सभा लगती है तो आईसीआई सबसे पहले भंडारे में सीएन प्रैक्टिस वालों को बुलाता है। किसको बुलाता है? सीएन प्रैक्टिस वालों को बुलाता है। अरे वो सारे लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सीओपी लेके बैठे हैं, आ जाओ भैया। उसके बाद आईसीआई भंडारे में सीएन सर्विस वालों को बुलाता है। फिर जनरल भंडारा लगता है, सबको बुलाया जाता है, ठीक है। फिर जनरल भंडारा लगता है, फिर सबको बुलाया जाता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, सबसे पहले भंडारे में प्रैक्टिस वालों को बुलाया जाता है, फिर सर्विस वालों को बुलाया जाता है, फिर जनरल भंडारा लगता है, फिर सबको बुलाया जाता है, ठीक है। एक ये चीज याद रखना। दूसरी चीज याद रखना बेटा कि 2 तरीके का मिसकंडक्ट होता है। एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है, एक अदर मिसकंडक्ट होता है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वो मतलब जो आप प्रोफेशन में करते हो, और अदर मिसकंडक्ट वो मतलब जो आप प्रोफेशन के अलावा पर्सनल लाइफ में करते हो,
As a chartered accountant, you are expected to exercise the highest standards of integrity even in your personal life. अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में भी कुछ गलत करोगे तो अल्टीमेटली बदनामी किसकी हो रही है? इंस्टीट्यूट की हो रही है. बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कल को किसी पब में आपने हंगामा कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया, क्या बदनामी होगी? अरे यार वो एक सीए आया था, उसने पब के अंदर क्या कर दिया? हंगामा कर दिया, मारतोड़ कर दिया. तो वहां भी बदनामी किसकी हो रही है सर? इंस्टीट्यूट की हो रही है. तो दो तरीके का मिसकंडक्ट होता है, एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है, एक अदर मिसकंडक्ट होता है. अब आप एक चीज याद रख लेना, दो शेड्यूल्स थे, शेड्यूल 1 था, शेड्यूल 2 था. शेड्यूल 1 में 4 पार्ट्स हैं, शेड्यूल 2 में 3 पार्ट्स हैं. एक चीज याद रख लेना, दोनों शेड्यूल का जो आखिरी वाला पार्ट है वो अदर मिसकंडक्ट का है और बाकी सारे पार्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के हैं. तो क्या याद रखोगे? दोनों शेड्यूल्स का जो लास्ट पार्ट है वो अदर मिसकंडक्ट का है और बाकी सारा पार्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का है. इतना याद रख लोगे. यानी कि शेड्यूल 1 के 4 पार्ट्स थे, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का है, पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट का है. शेड्यूल 2 के 3 पार्ट्स थे, यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का है और पार्ट 3 अदर मिसकंडक्ट का है. ठीक है, इतना फ्रीज हो गया दिमाग में. ओके फिर मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले भंडारे में किसको बुलाया जाता है? सीएन प्रैक्टिस वालों को बुलाया जाता है, फिर सीएन सर्विस वालों को बुलाया जाता है, फिर जनरली सबको बुलाया जाता है और फिर जनरल. यानी शेड्यूल 1 के अंदर अगर पार्ट 1 की बात करें वो किसके लिए है? सीएन प्रैक्टिस के लिए है. पार्ट 2 किसके लिए है? सीएन सर्विस के लिए है. पार्ट 3 जनरली सबके लिए है और पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट. क्या बताया था मैंने? शेड्यूल 1 में 4 पार्ट्स हैं, शेड्यूल 2 में 3 पार्ट्स हैं, राइट. और साथ ही साथ जो आखिरी पार्ट है दोनों शेड्यूल का वो अदर मिसकंडक्ट है. मतलब शेड्यूल 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट है. शेड्यूल 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, पार्ट 3 अदर मिसकंडक्ट है. ठीक है. और भंडारे में सबसे पहले सीएन प्रैक्टिस, फिर सीएन सर्विस, फिर जनरल. तो यानी कि शेड्यूल 1 का पार्ट 1 सीएन प्रैक्टिस के लिए है, पार्ट 2 सीएन सर्विस के लिए है, पार्ट 3 सबके लिए जनरली है और पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट है. तो देखना, शेड्यूल्स टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट. पार्ट 1 इट इज फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ मेंबर्स इन प्रैक्टिस, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और इसके अंदर 12 क्लॉजेज हैं. पार्ट 2 पार्ट भी 2 है, क्लॉजेस भी 2 है, पार्ट भी 2 है, क्लॉजेस भी 2 है, पार्ट भी 2 है, क्लॉजेस भी 2 है. तो पार्ट 2 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर मेंबर्स इन सर्विस, अगेन इट्स प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, नंबर ऑफ क्लॉजेस इज 2. पार्ट 3 जनरली सारे सीएस के लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, पार्ट भी 3 है, क्लॉजेस भी 3 है, पार्ट भी 3 है, क्लॉजेस भी 3 है. और पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट एंड यहां पे 2 क्लॉजेस है. पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट, यहां पे 2 क्लॉजेस है. तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 12 + 2 + 3 + 2 19 क्लॉजेस हो गए. अगर शेड्यूल 2 की बात करें तो पार्ट 1 किसके लिए है? सीएन प्रैक्टिस के लिए है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, इसके अंदर 10 क्लॉजेस है. पार्ट 2 किसके लिए है? सीएन जनरल के लिए है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, इसके अंदर 4 क्लॉजेस हैं. मतलब यहां पे पार्ट 2 और क्लॉजेस 4. शेड्यूल क्या था? 2 था. शेड्यूल क्या है? 2 है. और शेड्यूल 2 का पार्ट 2 में क्लॉजेस कितने हैं? 4 है. तो देखो, शेड्यूल 2 क्लॉज 2 2 × 2 4, शेड्यूल 2 क्लॉज 2 2 × 2 4. तो यहां पे क्या है? नंबर ऑफ क्लॉजेस 4 हैं. और पार्ट 3 क्या हो गया? अदर मिसकंडक्ट एंड नंबर ऑफ क्लॉजेस ओनली 1. यानी कुल मिलाकर यहां पे 15 क्लॉजेस हो गए सर. और टोटल मिलाकर अपना दोनों शेड्यूल्स में कितने क्लॉजेस हो गए? 34 क्लॉजेस हो गए. अभी तक का कहानी क्लियर है? शेड्यूल 1 के अंदर 4 पार्ट्स हैं और शेड्यूल 2 के अंदर 3 पार्ट्स हैं. पार्ट 1 सीएन प्रैक्टिस, पार्ट 2 सीएन सर्विस, पार्ट 3 सीएन जनरल, पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट. 12 क्लॉजेस, 2 क्लॉजेस, 2 क्लॉजेस, 1 क्लॉज, टोटल 19 क्लॉजेस. शेड्यूल 2 की बात करें तो पार्ट 1 सीएन प्रैक्टिस 10 क्लॉजेस. पार्ट 2 सोचो किसके लिए होगा? यहां पे एक पार्ट कम है. तो अब सीएन सर्विस, सीएन जनरल को कैटेगराइज करना पॉसिबल नहीं है, तो सीएन जनरल आ गया. यहां पे सब कुछ यहां पे आ गया. 4 क्लॉजेस, 2 × 2 4. एंड यहां पे पार्ट 3 कितना हो गया? 1 क्लॉज. यानी वी हैव 15 क्लॉजेस. कोई भी आपसे अदर मिसकंडक्ट पूछे कि बेटा अदर मिसकंडक्ट कहां पे आएगा, तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अदर मिसकंडक्ट पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में आएगा और पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल में आएगा. आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. नाउ कमिंग टू द क्लॉज नंबर्स. सबसे पहले पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, कितने क्लॉज है सर? 12 क्लॉज है. क्लॉज 1 क्लॉज 12 एक साथ याद करोगे. क्लॉज 1 क्लॉज 12 एक साथ याद करोगे. क्लॉज 1 क्या है? कि अलाउिंग समवन एल्स टू प्रैक्टिस इन ओन नेम, कि एक सीएन प्रैक्टिस क्या नहीं कर सकता? किसी और को अलाउ नहीं कर सकता, किसी और को परमिट नहीं कर सकता टू प्रैक्टिस इन ओन नेम. उसके अंदर एक्सेप्शन दिया हुआ है कि वो किसको अलाउ कर सकता है? वो दूसरे सीए को अलाउ कर सकता है जो कि उसका पार्टनर है, वो फलाना दिया हुआ है. उसमें हम लोग नहीं जा रहे. हम लोग का भी जो काम है यहाँ पे सिर्फ क्लॉज नंबर्स याद करना है. तो क्लॉज 1 क्या दिया हुआ है? क्लॉज 1 के अंदर दिया हुआ है कि ये सीएन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट. ये सीएन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउज समवन एल्स टू प्रैक्टिस इन हिज ओन नेम. तो क्लॉज 1 क्या है? आप किसी और को प्रैक्टिस नहीं करने दोगे अपने नाम पे. एक्सेप्शंस दी है वहां पे. और क्लॉज 2 में क्या बोला है? आप किसी और को साइन नहीं करने दोगे अपने बिहाफ में. तो दोनों क्लॉज सिमिलर है ना, याद करना एकदम आसान है. क्लॉज 1 में बोला प्रैक्टिस नहीं करने दोगे अपने बिहाफ में,
स्टार्टिंग पार्ट है, स्टार्टिंग में क्या करता है इंसान, प्रैक्टिस करना शुरू करता है, बट उसके प्रैक्टिस का अल्टीमेट लास्ट स्टेप क्या होता है, रिपोर्ट को साइन करना। तो क्लॉज 1 में बोला प्रैक्टिस नहीं करने दोगे किसी और को अपने नाम पे, और क्लॉज 12 में बोला कि साइन नहीं करने दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी और को अपने नाम पे। क्लॉज 1 में बोला कि प्रैक्टिस नहीं करने दोगे किसी और को अपने नाम पे, और क्लॉज 12 में बोला साइन नहीं करने दोगे किसी और को अपने नाम पे। क्लॉज 1 में बोला प्रैक्टिस नहीं करने देंगे किसी और को अपने नाम पे, और क्लॉज 12 में बोला साइन नहीं करने देंगे किसी और को अपने नाम पे। स्टार्टिंग कहां से होती है, प्रैक्टिस से होती है, और लास्ट में साइनिंग पे खत्म होती है चीजें। क्लियर है? तो क्लॉज 1 प्रैक्टिस नहीं करने देंगे किसी और को अपने नाम पे, और क्लॉज 12 साइन नहीं करने देंगे किसी और को अपने नाम पे। ऑब्वियसली इसका एक्सेप्शन है कि आपका सीए, अगर कोई दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपका एम्प्लॉय है, राइट, आपका पार्टनर है, तो वो प्रैक्टिस कर सकता है आपके नाम पे। अगर कोई दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि आपका पार्टनर है, राइट, एंड साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो अगेन वो क्या कर सकता है, साइन कर सकता है आपके बिहाफ पे। तो वो एक्सेप्शंस है, बट फिलहाल के लिए क्लॉज 1 क्लॉज 12 याद में रखना है साथ में। अब देखना क्लॉज 3 से क्लॉज 11, क्लॉज 3 से क्लॉज 11, इसको याद रखने का सीक्वेंस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले फटाफट रिकॉल करते हैं कि क्लॉज 3 से क्लॉज 11 क्या क्या था, ताकि आपको रिकॉल हो जाए फट से, ताकि हम लोग तब क्लॉज नंबर याद कर सके। यहां पे क्लॉज 2 में बोला गया था कि एक सीए क्या नहीं करने वाला, किसी भी और को अपना प्रॉफिट शेयरिंग नहीं देने वाला, कमीशन नहीं देने वाला, ब्रोकरेज नहीं देने वाला, राइट। और अगर एक सीए क्या करता है, अपना प्रॉफिट शेयरिंग किसी को देता है, कमीशन किसी को देता है, ब्रोकरेज किसी को देता है, तो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट होगा। और उसके एक्सेप्शंस दिए हुए थे कि वो किस किस को प्रॉफिट शेयरिंग दे सकता है, किस किस को कमीशन दे सकता है, किस किस को ब्रोकरेज दे सकता है। क्लॉज 3 में दिया गया था कि सीए किसी से भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं लेगा, किसी से भी कमीशन नहीं लेगा, किसी से भी ब्रोकरेज नहीं लेगा, और अगर लिया तो मिसकंडक्ट होगा। फिर एक्सेप्शन दिया हुआ था, याद करो मैंने क्लास में आपको बताया था, लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स जिनका नाम रेगुलेशन 53A में दिया गया है। फिर क्लॉज 4 में बोला गया था कि एक सीए क्या नहीं कर सकता है, पार्टनरशिप एंटर नहीं कर सकता है, और कर सकता है तो किससे कर सकता है, तो वहां पे भी लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स रेगुलेशन 53B में दिया गया था। उसके बाद क्लॉज 5 के अंदर बोला था कि सीए किसी भी तरीके से गलत तरीके से काम सिक्योर नहीं करेगा। क्लॉज 6 में सॉलिसिटेशन के ऊपर बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। क्लॉज 7 में एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। क्लॉज 8 के अंदर बोला हुआ है कि ये सीए शुड कम्युनिकेट टू द प्रीवियस ऑडिटर बिफोर कमेंसिंग द वर्क। क्लॉज 9 में बोला हुआ है कि एक सीए को काम एक्सेप्ट करने से पहले सेक्शन 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करना चाहिए। क्लॉज 10 में बोला हुआ है कि एक सीए को परसेंटेज बेसिस में कभी भी फीस चार्ज नहीं करनी चाहिए, बट वहां एक्सेप्शंस दिया हुआ है रेगुलेशन 192 के अंदर कि सीए कब परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज कर सकता है। और क्लॉज 12 की अगर क्लॉज 11 में कहा गया है कि एक सीए दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता अगर वो प्रैक्टिस में है, और क्लॉज 12 के अंदर साइनिंग की बात की गई है, राइट। अब इसको याद कैसे रखना है, आप मेरे साथ रिपीट करने वाले हो, बिल्कुल मुन्ना भाई स्टाइल में रिपीट करने वाले हो। यू आर गोइंग टू रिपीट विथ मी, ठीक है, एकदम मुन्ना भाई स्टाइल में। एवरीवन, ना देने का, क्या बोलोगे, ना देने का ना लेने का, ना देने का ना लेने का, ना देने का ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, क्या बोलोगे, ना देने का ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना देने का ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना देने का ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का। कम ऑन, वन मोर टाइम, ना देने का ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना देने का ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिट करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का। क्या बोला मैंने, ना देने का ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना देने का ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना देने का ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिट करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिट करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का, ना देने का ना लेने का, ना देने का ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिट करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का। तो क्लॉज 2 है ना देने का, क्लॉज 3 है ना लेने का, क्लॉज 4 इज ना पार्टनरशिप एंटर करने का, क्लॉज 5 इज ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, क्लॉज 6 इज ना सॉलिसिट करने का, क्लॉज 7 इज ना एडवर्टाइज करने का, राइट। लेकिन एक सीए क्या करने वाला है, हम लोग मानने वाले तो है नहीं, हम लोग सुधरने वाले तो है नहीं। हम लोग तो सॉलिसिटेशन भी करेंगे, हम लोग तो एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे। फिर इंस्टीट्यूट कह रहा है कि जब तुमको काम मिल जाएगा ना, जब तुमको काम मिल जाएगा ना, तो हैव सम प्रोफेशनल कर्टेसी प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का। तो प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का, क्या करने का, प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का। तुम पूछ रहे हो ऐसे ऐसे कम्युनिकेट करके क्या करने का, सेक्शन 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करने का। तो ना देने का ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, राइट।
ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिट करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का, पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का और कम्युनिकेट करके 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करने का। ठीक है, तो अब हमने दिया भी नहीं, लिया भी नहीं, पार्टनरशिप एंटर किया भी नहीं, काम गलत तरीके से सिक्योर किया भी नहीं, सॉलिसिट किया भी नहीं, एडवर्टाइजमेंट किया भी नहीं, पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट भी कर लिया, 139, 140, 141 का कंप्लायंस भी इंश्योर कर लिया। अब अपन सोच रहे हैं कि फाइनली अपना अपॉइंटमेंट हो गया, अब अपन बहुत सारा पैसा कमाएंगे, अब सीधा जाके क्लाइंट को बोलेंगे तेरे प्रॉफिट का 5% अपना। तो इंस्टीट्यूट क्या कहता है आकर, इंस्टीट्यूट कहता है परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज नहीं करने का। क्या कहता है इंस्टीट्यूट, परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज नहीं करने का। मेरा दिल टूट गया। राइट, कहते हैं ना वो शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है, टूट जाता है। मेरा दिल टूट चुका है। अब मैं सोच रहा हूं कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट मुझे परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज करने से मना कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा बिजनेस करूंगा साथ में, मैं प्रैक्टिस भी करूंगा, मैं दूसरा बिजनेस भी करूंगा, प्रैक्टिस भी करूंगा, दूसरा बिजनेस भी करूंगा, पैसा कमाऊंगा, उस फलाने कंपनी में डायरेक्टर बन जाऊंगा। फिर से इंस्टीट्यूट आता है और कहता है दूसरा बिजनेस नहीं करने का। तो ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, कम ऑन, ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिट करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का, पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का, 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करने का, परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज नहीं करने का, दूसरा बिजनेस नहीं करने का। कम ऑन, हाउस द जोश? हाई, इट शुड बी वेरी वेरी हाई। वन मोर टाइम वी आर गोइंग टू रिपीट। अब आंखें बंद करके करेंगे हम। ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिट करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का, पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का, 139, 140, 141 को का कंप्लायंस इंश्योर करने का, परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज नहीं करने का, दूसरा बिजनेस नहीं करने का। यस यस, आई रिमेंबर, दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी विद पैशन। राइट, तो ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिट करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का, पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का, 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करने का, परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज नहीं करने का, दूसरा बिजनेस नहीं करने का। तो क्लॉज 2 ना देने का, क्लॉज 3 ना लेने का, क्लॉज 4 ना पार्टनरशिप एंटर करने का, क्लॉज 5 ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, क्लॉज 6 ना सॉलिसिटेशन करने का, क्लॉज 7 ना एडवर्टाइजमेंट करने का, क्लॉज 8 पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का, क्लॉज 9 सेक्शन 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करने का, क्लॉज 10 परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज नहीं करने का, क्लॉज 11 दूसरा बिजनेस नहीं करने का, क्लॉज 1 था प्रैक्टिस करने मत दो, क्लॉज 12 था साइन करने मत दो। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 बहुत सिंपल है, ना देने का ना लेने का। पार्ट 2 में भी क्या है, ना देने का ना लेने का, खाली फर्क क्या है, सीए इन सर्विस के लिए है। मतलब सीए इन सर्विस भी ना किसी को देगा अपने शेयर ऑफ इमोल्यूमेंट में से, ना किसी से लेगा। सीए इन सर्विस भी ना किसी को देगा, ना किसी से लेगा। तो पार्ट 2 में ना देने का ना लेने का, पार्ट 2 में ना देने का ना लेने का, बहुत आसान है। अब पार्ट 3 में आ गए पार्ट 3 में आ गए। अब याद रखना पार्ट 3 में क्या हो रहा है, पार्ट 3 में कह रहा है औकात नहीं भूलने का। क्या कह रहा है, औकात नहीं भूलने का। इफ यू आर ए ACA डोंट एक्ट एज ए FCA, इफ यू आर ए ACA डोंट एक्ट एज ए FCA। औकात नहीं भूलने का इंस्टीट्यूट कह रहा है। इंस्टीट्यूट तुमसे इंफॉर्मेशन मांगता है और तुम इंफॉर्मेशन नहीं देते हो इंस्टीट्यूट को, तुम इतने बेशरम हो गए हो। इंस्टीट्यूट तुमसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तुम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो इंस्टीट्यूट को, तो इंस्टीट्यूट तुमको कह रहा है औकात नहीं भूलने का, जो भी इंफॉर्मेशन मांगे चुपचाप दे देने का। और जो राइट अप क्लॉज 6 में भरा था ना, फॉल्स नहीं भरने का, झूठ नहीं भरने का, वरना छोड़ेंगे नहीं। तो पार्ट 3 में इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है, औकात नहीं भूलने का, जो भी इंफॉर्मेशन मांगे चुपचाप दे देने का, राइट अप फॉल्स नहीं भरने का। पार्ट 3 में औकात नहीं भूलने का। इफ यू आर ACA डोंट एक्ट एज ए FCA, क्लॉज 1 जो भी इंफॉर्मेशन मांगे चुपचाप दे देने का। The information provided by the institute or the related bodies you have to give. Clause 2, right? And right of false नहीं भरने का, clause 3. क्लियर है? और अगर तुमने ऐसा किया तो औकात भूल गए, इंफॉर्मेशन नहीं दिया, राइट ऑफ फॉल्स दे दिया, तो पार्ट 4 में, वरना पार्ट 4 में हो जाएगी 6 मंथ्स की जेल, वरना पार्ट 4 में हो जाएगा 6 मंथ्स की जेल। इसीलिए इंस्टीट्यूट को बदनाम नहीं करने का,
वरना पार्ट 4 में हो जाएगा 6 मंथ्स की जेल। पापा नाराज हो गए, इंस्टीट्यूट नाराज हो गया तो हो जाएगा 6 मंथ्स की जेल, इसलिए इंस्टीट्यूट को बदनाम नहीं करने का। डोंट ब्रिंग डिसरेप्यूट टू द आईसीआई। मतलब पार्ट 4 का क्लॉज 1 अदर मिसकंडक्ट अप टू 6 मंथ्स इंप्रिजनमेंट, और क्लॉज 2 डोंट ब्रिंग डिसरेप्यूट टू द आईसीआई। आप कुछ भी ऐसा करोगे जैसे इंस्टीट्यूट को डिसरेप्यूट आएगा तो यू आर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। यानी टू समराइज द एंटायर थिंग, शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 1 किसी और को अलाउ मत करो टू प्रैक्टिस इन द नेम, क्लॉज 12 किसी और को अलाउ मत करो टू साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द नेम। उसके अलावा फ्लो क्या बना पूरा का पूरा एक साथ, कम ऑन लास्ट टाइम। ना देने का ना लेने का, ना देने का ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिटेशन करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का, है ना, पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का, और साथ ही साथ 139, 140, 141 का कंप्लायंस एंश्योर करने का, परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज नहीं करने का, दूसरा बिजनेस नहीं करने का। मतलब मेरा क्लॉज 2 से 11 हो गया पूरा सीक्वेंस में। फिर पार्ट 2 में ना देने का ना लेने का सीएन सर्विस के लिए, और पार्ट 3 में औकात नहीं भूलने का, जो भी इंफॉर्मेशन मांगे चुपचाप दे देने का, राइट ऑफ फॉल्स नहीं भरने का, वरना पापा पार्ट 4 में इंस्टीट्यूट नाराज हो गया तो 6 महीने तक की जेल, इसलिए इंस्टीट्यूट को बदनाम नहीं करने का। कम ऑन वन मोर टाइम, लास्ट टाइम, थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं हम, राइट। तो शेड्यूल 1 ना देने का ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना पार्टनरशिप करने का, राइट, एंड पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का, 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करने का, परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज नहीं करने का, दूसरा बिजनेस नहीं करने का, पार्ट 2 में ना देने का ना लेने का, पार्ट 3 में औकात नहीं भूलने का, जो भी इंफॉर्मेशन मांगे चुपचाप दे देने का, राइट ऑफ फॉल्स नहीं भरने का, पार्ट 4 में इंस्टीट्यूट नाराज हो गया तो 6 महीने तक की जेल, इसलिए इंस्टीट्यूट को बदनाम नहीं करने का। तो अकॉर्डिंगली यू कैन सिंक्रोनाइज विद द क्लॉजेस। क्लॉज 2 इज ना देने का, यू विल नॉट गिव एनीवन, क्लॉज 3 इज ना लेने का, क्लॉज 4 इज ना पार्टनरशिप एंटर करने का, क्लॉज 5 इज ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, क्लॉज 6 इज ना सॉलिसिट करने का, क्लॉज 7 इज ना एडवर्टाइज करने का, क्लॉज 8 इज कम्युनिकेट टू द प्रीवियस ऑडिटर, क्लॉज 9 इज checking compliance of section 139, 140, 141, clause 10 is don't charge fees on percentage basis, clause 11 is don't do any other business। पार्ट 2 में ना देने का ना लेने का, तो सीएन सर्विस के लिए क्लॉज 1 है ना देने का, एंड सीएन सर्विस के लिए क्लॉज 2 है ना लेने का। पार्ट 3 में औकात नहीं भूलने का, जो भी इंफॉर्मेशन मांगे चुपचाप दे देने का, राइट ऑफ फॉल्स नहीं भरने का। तो क्लॉज 3 इज इफ यू आर एसीए डोंट एक्ट एज एफसीए, क्लॉज 2 इज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन दैट इज आस्क्ड टू यू बाय द इंस्टीट्यूट, एंड क्लॉज 3 इज राइट ऑफ फॉल्स नहीं भरने का। पार्ट 4 में वरना 6 मंथ्स तक की जेल एंड इंस्टीट्यूट को बदनाम नहीं करने का। तो क्लॉज 1 इज अप टू 6 मंथ्स इंप्रिजनमेंट इन केस ऑफ अदर मिसकंडक्ट, एंड क्लॉज 2 इज डोंट ब्रिंग डिसरेप्यूट टू द आईसीआई। तो ये हमारा हो गया पार्ट 1 शेड्यूल 1। एक की टिप याद रख लेना, जब भी शेड्यूल 1 की बात होती है, जो कॉमन लैंग्वेज स्टार्ट में यूज होता है वो होता है ए सीएन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो कोई भी क्लॉज स्टार्ट होता है तो उसके पहले जो कॉमन लैंग्वेज यूज होती है दैट इज ए सीएन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर पार्ट 2 में आएंगे तो वहां पे सीएन प्रैक्टिस से सीएन सर्विस रिप्लेस हो जाएगा, ए सीएन प्रैक्टिस सर्विस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर हम पार्ट 3 में आएंगे तो सीएन जनरल हो जाएगा, और पार्ट 4 में आ जाएंगे तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की जगह अदर मिसकंडक्ट आ जाएगा। फिर अंदर क्लॉज नंबर लिखना है और क्लॉज नंबर याद रखना है। अब आते हैं पार्ट 2 में, शेड्यूल 2 में। तो शेड्यूल 2 की अगर हम बात करें तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, राइट। पार्ट 3 बहुत आसान है, अदर मिसकंडक्ट है, एक ही क्लॉज है, ग्रेटर देन 6 मंथ्स इंप्रिजनमेंट। तो सेकंड शेड्यूल में पार्ट 3 लेने की जरूरत नहीं है। मेनली क्या याद रखना है, पार्ट 1 याद रखना है, पार्ट 2 याद रखना है, राइट। तो अगर फटाफट हम रिकॉल करें तो सेकंड शेड्यूल के अंदर पार्ट 1 के अंदर 10 क्लॉज था। पहला था कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर कि एक सीएन प्रैक्टिस क्या नहीं करेगा, कभी भी अपना क्लाइंट का इंफॉर्मेशन किसी और को शेयर नहीं करेगा। क्लॉज 2 वाज सर्टिफाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कि अगर हम बात करें तो एक सीएन प्रैक्टिस कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई नहीं करेगा विदाउट प्रॉपर्ली एग्जामिनिंग देम। क्लॉज 3 वाज एक सीएन प्रैक्टिस कभी भी ओपिनियन नहीं देगा अगर उसका ओपिनियन कॉन्टिंजेंट है फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के ऊपर। क्लॉज 4 वाज कि एक सीएन प्रैक्टिस कभी भी ओपिनियन नहीं देगा अगर उसका किसी एंटिटी के ऊपर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को वहां डिफाइन किया गया है कि 20% वोटिंग पावर। क्लॉज 5 इज दैट इज फेलियर टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स, कि अगर सीए को मैटरल फैक्ट का पता था, सीएन प्रैक्टिस को अपने क्लाइंट के मैटरल फैक्ट का पता था बट फिर भी उसने डिस्क्लोज नहीं करा तो वो गिल्टी है। और क्लॉज अगर हम बात करें 6 इज दैट इज फेलियर टू रिपोर्ट मैटरल मिस स्टेटमेंट, कि एक सीएन प्रैक्टिस को अगर पता है कि मैटरल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें मिस स्टेटेड हैं और फिर भी वो क्लाइंट को डिस्क्लोज नहीं करता है तो वो गिल्टी है। क्लॉज 7 वाज ग्रॉसली नेग्लिजेंस,
कि अगर कभी भी सीए ने ग्रॉसली नेग्लिजेंस के साथ काम किया है या फिर उसने केयरफुली काम नहीं किया है। एंड क्लॉज 8 वाज कि एक सीए इन प्रैक्टिस ने बिना एविडेंस लिए काम किया है। क्लॉज 9 वाज कि स्टैंडर्ड्स वगैरह सीए इन प्रैक्टिस ने कंप्लाई नहीं किया। एंड क्लॉज 10 वाज कि एक सीए इन प्रैक्टिस ने क्या नहीं करा, उसका जो क्लाइंट का पैसा मिला उस पैसे को सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करा, बिकॉज ही इज सपोज टू डिपॉजिट दैट इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट। हर एक क्लॉज के लैंग्वेज में नहीं जा रहे और हर एक क्लॉज को समझने भी फिलहाल नहीं जा रहे, सिर्फ यहां पे ऑब्जेक्टिव नंबर्स याद करना है, राइट। तो अब इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि यार याद रखना शेड्यूल 1 मतलब सीए का खुद का दफ्तर और शेड्यूल 2 मतलब क्लाइंट का दफ्तर। तो शेड्यूल 1 मतलब सीए का खुद का दफ्तर और शेड्यूल 2 मतलब क्लाइंट का दफ्तर, ठीक है। तो क्लाइंट की बात हो रही है। अब जब भी आप क्लाइंट के बारे में सोचते हो ना, जब भी आप क्लाइंट के बारे में सोचते हो तो आपको गालियां देने का मन करता है, बताओ करता है कि नहीं? सच्ची सच्ची बताओ, करता है ना? क्लाइंट को देखते गाली देने का मन। और सोचो अगर 3 क्लाइंट एक साथ दिख जाए तो क्या बोलोगे? अरे वो देखो 3 से एक साथ जा रहे हैं। अब पूरा नहीं बोलूंगा भाई, एथिकल नहीं है यहाँ पे, वो भी वीडियो प्लेटफॉर्म के अंदर बोल नहीं सकता। तो क्या बोलते हो, मतलब आपका जो स्लैंग है कि 3 से एक साथ जा रहे हैं। अब अपनी सोच को यार गलत जगह मत लेके जाओ, सिर्फ याद करने के पर्पस के लिए बता रहा हूं। यानी कि जो शेड्यूल 2 है, जो पार्ट 1 है, ये ट्रिपल सीज की स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? ट्रिपल सीज की स्टोरी है कि अगर आप अपने लाइफ के अंदर 3 सीज को एक साथ देख ले तो आपके दिमाग से रिएक्शन क्या निकलेगा? ट्रिपल सीज, ओ माय गॉड। स्पेशली लड़कियों का रिएक्शन कैसे होगा? सोचो कि अगर वो 3 एक्टर्स को एक साथ देख ले, और यार शाहरुख भी एक साथ है, सलमान भी एक साथ है, आमिर भी एक साथ है, ओ माय गॉड, है ना? तो अगर आप 3 से को एक साथ देख लोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा? ट्रिपल सीज, ओ माय गॉड। क्या रिएक्शन होगा? ट्रिपल सीज, ओ माय गॉड। तो आपने 3 क्लाइंट को एक साथ देख लिया तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ट्रिपल सीज, ओ माय गॉड। मैंने एविडेंस भी नहीं लिया, स्टैंडर्ड्स कंप्लाई भी नहीं करे और क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं डाला। आपका रिएक्शन क्या होगा? ट्रिपल सीज, ओ माय गॉड। मैंने एविडेंस भी नहीं लिया, मैंने स्टैंडर्ड्स कंप्लाई भी नहीं किया, मैंने क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं डाला। ट्रिपल सीज, ओ माय गॉड। ट्रिपल सीज, ओ माय गॉड। मैंने एविडेंस भी नहीं लिया, मैंने स्टैंडर्ड्स कंप्लाई भी नहीं किया, मैंने क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं डाला। व्हाट इज ट्रिपल सी? सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, C for certification, certifying the financial statements, and C for contingent upon future transactions. C for confidentiality, client का information को disclose नहीं करेंगे. Clause 2 certifying the financial statements. Clause 3 is contingent upon future transactions. मेरा कोई भी opinion contingent नहीं होना चाहिए on future transactions. तो ट्रिपल C, oh my god, oh my god, OH का सिर्फ O लेंगे. O for opinion. मैं कहीं भी opinion express नहीं करूंगा अगर मेरा substantial interest entity के ऊपर। ओ माई गॉड, माई का एम थोड़ा भारी है, माई का एम थोड़ा भारी है, ओ माई गॉड। तो माई का एम थोड़ा भारी है। एम फॉर मटेरियल फैक्ट्स, M for material misstatements, M for material facts, M for material misstatements, M for material facts, M for material misstatements, G for grossly negligence, G for grossly negligence, राइट। एंड एविडेंस भी नहीं लिया, स्टैंडर्ड्स कंप्लाई भी नहीं किया, क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं डाला। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज क्लॉज 1, सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एग्जामिनेशन इज क्लॉज 2, कॉन्टिंजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस इज क्लॉज 3, आई कैन नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन व्हेन आई हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटिटी इज क्लॉज 4, आई कैन नॉट डिस्क्लोज मैटेरियल फैक्ट इज क्लॉज 5, आई कैन नॉट फेलियर टू रिपोर्ट द मैटेरियल मिस स्टेटमेंट इज क्लॉज 6, ग्रॉसली नेग्लिजेंस इज क्लॉज 7, नॉट ऑब्टेन्ड एविडेंस क्लॉज 8, नॉट कंप्लाइड विद द स्टैंडर्ड्स क्लॉज 9, क्लाइंट मनी नॉट डिपॉजिटेड in a separate bank account is clause 10. That is how you have to remember. Part 2 second schedule. अब पार्ट 2 ना ट्रिपल सी का कहानी नहीं है, पार्ट 2 डबल सी का कहानी है। छोटा सा पार्ट है, डबल सी के बारे में है कि डबल सी ने पता है क्या किया? फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया। डबल सी ने क्या किया पता है? फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया और इम्बेजल किया मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। डबल सी ने क्या किया? फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया और इम्बेजल किया मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। डबल सी ने क्या किया? फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया और इम्बेजल किया मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। व्हाट इज डबल सी? सी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट रेगुलेशन गाइडलाइंस, सी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट रेगुलेशन गाइडलाइंस, सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर सीए इन सर्विस, सी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट रेगुलर गाइडलाइंस एंड सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सीए इन सर्विस। फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया, यानी इंस्टीट्यूट ने इंफॉर्मेशन मांगा, फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया, दैट इज क्लॉज 3। एंड इम्बेजलमेंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, की जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में पैसा मिला था उसको इम्बेजल कर दिया, क्लॉज 4। तो डबल सी ने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया एंड इम्बेजल किया, तो सी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट रेगुलेशन गाइडलाइन क्लॉज 1, सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सीए इन सर्विस क्लॉज 2, सी से गिवन फॉल्स इंफॉर्मेशन क्लॉज 3, इम्बेजलमेंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी क्लॉज 4। याद रखो, इंस्टीट्यूट ने इंफॉर्मेशन मांगा था, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो कहां फंसोगे?
औकात नहीं भूलने का, जो भी इंफॉर्मेशन मांगे चुपचाप दे देने का, मतलब क्लॉज 2 पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल। इंफॉर्मेशन मांगा गलत दिया तो कहां फंसोगे, क्लॉज 3 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, राइट। कॉन्फिडेंशियलिटी सीएन प्रैक्टिस के बारे में है तो क्लॉज 1 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। कॉन्फिडेंशियलिटी सीएन सर्विस के बारे में है तो क्लॉज 2 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, राइट। क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं डाला तो क्लॉज 10 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। क्लाइंट से जो पैसा मिला प्रोफेशनल कैपेसिटी में इम्बेजल कर दिया तो वो क्या हो गया, क्लॉज 4 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल। आदर मिसकंडक्ट करा 6 महीने तक की जेल हुई, पार्ट 4 क्लॉज 1 पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल। आदर मिसकंडक्ट करा 6 महीने से ज्यादा की जेल हुई तो यहां पे क्लॉज 1 पार्ट 3 सेकंड शेड्यूल। क्लियर है। लास्ट टिप, वन मोर टिप, एग्जाम के अंदर कभी भी प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन आता है, देखना हमने क्लॉज नंबर्स का लैंग्वेज गो थ्रू नहीं किया, हर एक क्लॉज के अंदर का कंटेंट नहीं देखा है। आपको चाहिए तो आप मेरा प्रोफेशनल एथिक्स का पूरा रिवीजन वीडियो अवेलेबल है, आप उस रिवीजन वीडियो को देख सकते हैं, राइट। मैंने 50 मिनट के अंदर पूरा प्रोफेशनल एथिक्स रिवाइज कराया हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं प्रॉपर रिवीजन के लिए ऑफ द इनसाइड पार्ट टू कंप्लीट दिस वेरी थिंग। अभी के लिए हमने सारा क्लॉज नंबर्स याद करने की कोशिश करी है। एग्जाम के अंदर एक छोटा सा प्रो टिप है आपके लिए, अगर क्वेश्चन आता है तो पहला ट्राई करो आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन फर्स्ट शेड्यूल का है या सेकंड शेड्यूल का है। अगर सीए ऑफिस से रिलेटेड होगा तो फर्स्ट शेड्यूल होगा, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होगा तो सेकंड शेड्यूल होगा। जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया, आप देखो सीएन प्रैक्टिस का है कि सीएन सर्विस का है तो अपने पार्ट आइडेंटिफाई कर लिया और फिर क्लॉज आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, राइट। तो अब ये जो हमने क्लॉज नंबर याद करने की कोशिश करी है फटाफट, अब आपको क्या करना है, आपको रिपीट वैल्यू क्रिएट करना है। आपको रिपीट वैल्यू क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था दिन के अंदर अगर आप 30-40 मिनट दे देते हो ना तो दिन के अंदर 40 मिनट के अंदर आप स्टैंडर्ड्स के नाम नंबर, कंपनी ऑडिट के सेक्शन नंबर्स, कोड ऑफ एथिक्स के क्लॉज नंबर्स, टैक्स ऑडिट के क्लॉज नंबर्स डेली बेसिस में रिवाइज कर पाओगे। और अगर आपने 7 दिन का या 11 दिन का रिपीट वैल्यू जनरेट कर लिया तो 11 दिन के बाद ये सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स में होंगी। तो अब उस रिपीट वैल्यू को क्रिएट करने में आपको टाइम कितना लगेगा, लेट अस रिवाइज वन मोर टाइम द लास्ट टाइम, वन मोर टाइम द लास्ट टाइम, बिना देखे रिवाइज करेंगे, ठीक है। कम ऑन, ओके, लेट्स सेट गो। यू कैन सी द सेट द टाइमर टू से कि कितना टाइम लग रहा है। तो बताओ, शेड्यूल 1 के 4 पार्ट्स, शेड्यूल 2 के 3 पार्ट्स, शेड्यूल 1 के 4 पार्ट, शेड्यूल 2 के 3 पार्ट, और जो आखिरी पार्ट है वो आदर मिसकंडक्ट है, यानी शेड्यूल 1 का चौथा पार्ट आदर मिसकंडक्ट है, शेड्यूल 2 का तीसरा पार्ट आदर मिसकंडक्ट है। शेड्यूल 1 पार्ट 1 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए था, 12 क्लॉजेस थे। शेड्यूल 2 सीएन सर्विस के सीएन सर्विस के लिए था, 2 क्लॉजेस थे। सॉरी पार्ट 2, पार्ट 3 अगेन बात करें तो सीएन जनरल के लिए था, 3 क्लॉजेस थे, और पार्ट 4 के अंदर आदर मिसकंडक्ट 2 क्लॉजेस थे, कुल मिलाकर 19 क्लॉजेस थे। अगर हम शेड्यूल 2 की बात करें तो पार्ट 1 सीएन प्रैक्टिस 10 क्लॉजेस थे, पार्ट 2 सीएन जनरल 4 क्लॉजेस थे, पार्ट 3 आदर मिसकंडक्ट 1 क्लॉज था, यानी 15 क्लॉजेस था, टोटल मिला के 34 क्लॉजेस याद करना होता है। तो अगर हम शेड्यूल 1 की पार्ट 1 की बात करें तो क्लॉज 1 एंड क्लॉज 12 साथ में याद करना है। क्लॉज 1 इस किसी और को प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ नहीं करूंगा, एंड क्लॉज 12 साइन करने के लिए अलाउ नहीं करूंगा, और फिर एक फ्लो में जाना था, ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिट करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का, पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का, 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करने का, परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज नहीं करने का, एंड अदर बिजनेस नहीं करने का। एंड पार्ट 2 में ना देने का, ना लेने का, पार्ट 3 में औकात नहीं भूलने का, जो भी इंफॉर्मेशन मांगे चुपचाप देने का, राइट ऑफ फॉल्स नहीं भरने का, वरना पार्ट 4 में इंस्टीट्यूट नाराज हो गया तो 6 महीने की जेल, इसलिए इंस्टीट्यूट को बदनाम नहीं करने का। तो ना देने का क्लॉज 2 दे सकते हो किसको, जिनका नाम रेगुलेशन 53A में दिया है। क्लॉज 3 ना लेने का ले सकते हो किससे, जिनका नाम रेगुलेशन 53A में दिया है। क्लॉज 4 ना पार्टनरशिप एंटर करने का, पार्टनरशिप एंटर कर सकते हो किसके साथ, जिनका नाम रेगुलेशन 53B में दिया है। क्लॉज 5 ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, सिक्योर कर सकते हो किससे, जिनका नाम रेगुलेशन 53A में दिया है। क्लॉज 6 ना सॉलिसिट करने का, सॉलिसिटेशन की ढेर सारी गाइडलाइंस हैं। क्लॉज 7 ना एडवर्टाइजमेंट करने का। क्लॉज 8 इज पुराना ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का। क्लॉज 9 इज सेक्शन 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करने का। क्लॉज 10 इज परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज नहीं करने का, बट उसके एक्सेप्शन है जो 192 में दिया हुआ है। क्लॉज 11 अदर बिजनेस नहीं करने का, तो वहां पे स्पेसिफिक बिजनेस एंड जनरल बिजनेस का लिस्ट दिया हुआ है रेगुलेशन 190A के अंदर, रेगुलेशन 191 के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें तो पार्ट 2 में ना देने का, ना लेने का, ना देने का इज क्लॉज 1 फॉर सीएन सर्विस, ना लेने का इज अगेन क्लॉज 2 सीएन सर्विस। उसके बाद पार्ट 3 इज औकात नहीं भूलने का, यानी इफ यू आर एसीए डोंट एक्ट एज एफसीए, क्लॉज 1 जो भी इंफॉर्मेशन मांगे चुपचाप दे देने का, मतलब ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है तो दे दो, क्लॉज 2 एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन राइट, एंड साथ ही साथ राइट ऑफ फॉल्स नहीं बढ़ने का इन क्लॉज 6, दैट
is clause 3 and part 4 is औकात again 6 महीने तक की जेल up to 6 months imprisonment other misconduct clause 1 and don't bring disrepute to the ICI clause 2. Schedule 2 part 1 that was the story about triple C's oh my god evidence नहीं लिया standards compliant नहीं किया client का पैसा separate bank account में नहीं डाला confidentiality clause 1 certification without examination clause 2 contingent upon future transaction clause 3 O for opinion when you have substantial interest clause 4 clause 5 is failure to disclose the material fact clause 5 failure to report material misstatement clause 6 grossly negligence clause 7 communication to the previous auditor clause 8 compliance with the standards clause 9 and client money not deposited in separate bank account is clause 10 part 2 second schedule that is double C ने false information दिया है और embezzle किया है double C मतलब contravention of act regulation guideline clause 1 जब भी act regulation guidelines का contravention होता है clause 2 is given false information आपने झूठी information दी है right information नहीं दिया तो वहां पे क्या applicable था सर क्लॉज 3 ऑफ पार्ट 2 ऑफ वहां पे एप्लीकेबल था क्लॉज 2 पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल और अगर क्लॉज यहाँ पे अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है तो एप्लीकेबल है यहाँ पे क्लॉज 3 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल एंड फाइनली क्लॉज 4 इज डोंट embezzle the money received in professional capacity एंड अगेन अगर हम बात करें तो पार्ट 3 इज अदर मिसकंडक्ट सो आई बिलीव अब ये चीजें आपको याद हो गई होंगी प्रोफेशनल एथिक्स को पूरी तरीके से रिवाइज करने के लिए आप मेरा 15 मिनट्स का क्या कर सकते हो सर वीडियो यूज कर सकते हो और एक चीज आपको और बता दो यार कि अभी तक भी अगर तुमको ऑडिट लॉ में परेशानी है ना अभी तक भी परेशानी अभी नवंबर में भी अटेम्प्ट है अब भी फास्ट ट्रैक क्लासेस लेकर अच्छे से तुम प्रिपेयर कर सकते हो एग्जाम के लिए अब भी टाइम है तुम्हारे पास राइट एंड ऑडिट लॉ के अंदर एग्जामिशन लाना डिफिकल्ट नहीं है 60 मार्क्स 70 मार्क्स आ सकते हैं स्मार्टली पढ़ना है स्मार्ट तरीके से पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में पढ़ना है सारे कीवर्ड्स याद रखने हैं कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं मैक्सिमम रिवीजन इंश्योर करना है और उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशंस मैं आपके लिए ले रहा हूं ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा वीडियो को लाइक करना मत भूलना शेयर करना मत भूलना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आपका प्यार इसी तरीके से बना रहना चाहिए मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से आपको अपना सपोर्ट देता रहूं और आपका भी सपोर्ट हमेशा एक्सपेक्टेशंस रहेगा कि आपका भी सपोर्ट हमेशा मिलता रहे राइट सो ऑल द वेरी बेस्ट टेक केयर लव यू ऑल और आज ये बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज इसलिए कर लिया यार कि चलो ठीक है यार काफी टाइम से कोरोना के बीच जूझ रहे हैं तो चलो यार बीच में घूम फिर के आते हैं थोड़ा सा है ना सो यू कैन ऑल्सो हैव दैट फीलिंग सो ऑल द बेस्ट